Hello friends, good morning. Again I am with you विपिन रावकर और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अंत तक जरूर देखा करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोस लेके आता हूँ उनमें बहुत ही शॉर्ट टाइम्स में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। तो आज हमने लेके आए हैं, हमारा टॉपिक है आज का यूज ऑफ देयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर? Actually, there is no use of there in any sentence. If we use in the starting of the sentence, so there is no use of there. It is just used to tell the availability of any particular thing, place or a person. I mean to say, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, व्यक्ति के बारे में या कोई भी स्थान के बारे में जब किसी की उपस्थिति दर्ज कराते हैं या अनुपस्थिति दर्ज कराते हैं तो हम देर का ही यूज करते हैं। हालांकि देर का जब स्टार्टिंग में हम लोग यूज किया जाता है सेंटेंस के तो देर का कोई मतलब नहीं होता है, इट हैज नो मीनिंग। और उस मीनिंग को समझने के लिए हम समझते हैं कि देर को कितनी तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं कि सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। सो लेट्स सी। सो वी आर लर्निंग द यूज ऑफ देयर। मैंने जैसा कि बताया आपको कि देयर जब हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो देयर का कोई मतलब नहीं होता, ये केवल चीजों के होने या ना होने के लिए ही बताया जाता है। इफ वी टॉक अबाउट ओनली द वन थिंग वी विल यूज इज, एंड इफ वी टॉक अबाउट मोर देन वन थिंग वी यूज आर विद देयर। सो इट कैन बी कॉल्ड एज ए स्टार्टर। स्टार्टर क्या होता है? स्टार्टर मीन्स कोई भी चीज जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको शुरू करने वाला ऐसा कोई ना कोई चीज तो जरूर होना चाहिए ताकि वो सेंटेंस स्टार्ट हो सके। हालांकि इस सेंटेंस में देर का कोई मतलब नहीं होगा, ये हम समझेंगे कैसे और किस तरह से। पहले मैं बता दूं स्टार्टर हम लोग यूज कैसे। जैसे मान लीजिए स्टार्टर मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टार्टर, ये चीजें होती क्या है? अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों में ER जुड़ जाता है, जैसे कि स्पीकर, टीचर, क्लीनर, कुकर, ऑपरेटर और आपका लिसनर और आपका कम्युनिकेटर और आपका कॉम्पिटिटर। तो बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे जिसमें ER का यूज कर दिया जाता है। दरअसल ये होता कैसे है? कोई भी वर्ब है, मैं ऑलमोस्ट सभी वर्ब्स की बात नहीं कहता हूं लेकिन बहुत सारी वर्ब्स, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो काम करता है टीच करने का काम करता है। अगर मैं इसके काम में ER प्लस कर देता हूं तो ये बन जाता है हमारा टीचर। इट मीन्स टीच तो एक काम करना हो गया और ER लगती हो गया उस काम को करने वाला। ठीक है। और कोई भी हम जैसे स्टार्ट होता है शुरू करना, स्टार्टर हो गया शुरू करने वाला, डू होता है करना और डूअर हो गया करने वाला, क्लीन हो गया साफ करना और क्लीनर हो गया साफ करने वाला। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग कुछ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं तो उन्हें राइटर कहते हैं। तो लिखते करते क्या है? वो लिखते हैं, यानी कि राइट। और राइट में अगर हम आर जोड़े तो क्या बन जाएगा? राइटर बन जाएगा। ठीक है। ऐसी पेंट होता है, पेंटर से पेंटर निकल जाता है, स्पीक से स्पीकर निकल जाता है, ऑपरेट से ऑपरेट निकल जाता है। तो देयर आर सो मैनी professions in which we can use ER and they can call me as a profession. Suppose someone is working there on the road and he's cleaning something and I don't know what to call him or what not to call him. मैं उसके काम के अकॉर्डिंग वहां पर उसको जज कर सकता हूं that if he is cleaning it means he is a cleaner. He is cleaning so he is a क्लीनर। अगर मैं कोई चीज ऑपरेट कर रहा हूं तो मैं क्या हुआ? मैं ऑपरेटर हुआ। अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मैं यूजर हुआ। अगर मैं कोई चीज पेंट कर रहा हूं तो मैं पेंटर हो गया। ठीक है। तो सेम ऐसी ही चीजें हम लोग बताते हैं, बनाते हैं चीजों को और इसी तरह से हम लोग बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। और मेन टॉपिक इज देयर टुडे। जब हम एक चीज की बात करेंगे तो हम इज लगाएंगे और एक से ज्यादा की बात करेंगे तो आर लगाएंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हम एक वर्ड कहते हैं सेंटेंस बना के कि नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की बातें हम लोग बोल देते हैं। बट हैव यू रियलाइज्ड सम टाइम दैट we never make a sentence with no. We never make a sentence with no. नो के साथ में तो हम कोई सेंटेंस कभी बनाते ही नहीं है। इट मीन्स इस सेंटेंस का रहस्य क्या है? द सीक्रेट ऑफ दिस सेंटेंस इज दैट वी यूज देयर इज इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेंटेंस। देयर इज को इसमें हाइड कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोग समझते होंगे बहुत सारी चीजें हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं।
ठीक है। तो शॉर्ट में जैसे हम कहते हैं कि नो मनी, नो रिचार्ज, नो टाइम, नो चेंज, तो बहुत सारी बातें हम लोग इस तरह से बोल देते हैं। हम क्या करते हैं, सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म्स में लेके चले जाते हैं। लॉन्ग सेंटेंस है, ठीक है, हमें नहीं बोलना है, ओके, हम शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा सा इसे, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग बात करने लगे इस सेंटेंस की, और हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं, तो मैं इस सेंटेंस को पूरी तरह से कैसे लिखूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो दिस इज द फैक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें देयर इज को हाइड किया गया था, बट हमने अब जो सेंटेंस बनाया है वो बनाया है देयर इज को लगा करके, ठीक है। अब हम कोई भी चीज इस प्रॉब्लम की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी। अच्छा, पहले हम हिंदी समझ लेते हैं कि इसकी हिंदी क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश में समझ में नहीं आता कि मैं इंग्लिश में क्या बताना चाह रहा हूं। तो पहले हम समझते हैं कि इसका हिंदी में मतलब एक्चुअली में क्या होता है। दरअसल हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इससे देर से यह है बोलते हैं। जैसे मैं कहूं कि एक लैपटॉप है, तो बच्चे क्या कहते हैं, इसको एक लैपटॉप की जगह बोलते हैं यह एक लैपटॉप है, उसी को वो लोग देयर से बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वी हैव द पर्टिकुलर वर्ड्स फॉर यह है वह, इनके लिए तो हमारे पास पर्टिकुलर वर्ड्स होते ही हैं। जैसे यह के लिए दिस हो गया है, यह के वह के लिए दैट हो गया है, ये के लिए दीज हो गया है, वो के लिए दोज हो गया है। तो इसी तरह से जब कुछ भी ना हो इनमें से, तब हम देयर का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो कैसे, लेट्स सी। अब मैं एक सेंटेंस कहता हूं कि एक लड़का है, एक लड़का है। अब मैं इसका एक एक मीनिंग निकाल के लेके चलता हूं। पहले एक को बोलते हैं हम लोग ए, लड़की को बोलते हैं हम बॉय, और है को बोलते हैं हम लोग इज। बट ये अभी कोई सही प्रॉपर ऑर्डर्स में नहीं है, सो वी हैव टू ब्रिंग इट इन द प्रॉपर ऑर्डर। सो व्हाट वी डू फॉर दैट, वी विल से इज ए बॉय। बट ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं रहा। जब सेंटेंस नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, किसी भी चीज का होना या ना होना बताने के लिए हमने किस चीज के इस्तेमाल के लिए बोला गया था, देयर के लिए, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में देयर का यूज करते हैं और हम बोलते हैं देयर इज ए बॉय, और इसका हिंदी मतलब हुआ एक लड़का है। गॉट माय पॉइंट। सो जब हम देयर इज ए बॉय बोल दिया तो हम इस बॉय को भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि देयर इज ए पॉन्ड, एक तालाब है। देयर इज अ बॉटल, एक बॉटल है। देयर इज अ चांस, एक चांस है। देयर इज सम मनी, थोड़ा पैसा है। सो हम इसमें देयर को यूज जो कर रहे हैं वो केवल सेंटेंस को एज ए स्टार्टर यूज कर रहे हैं, हालांकि इसमें देयर का कोई भी मीन नहीं है। इज दैट क्लियर। सेम उसी प्रकार से अब मैंने कहा देयर इज नो मनी, तो इसका मतलब हो गया पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अगर पैसा है तो क्या बोलेंगे, फिर इस नो को हटा देंगे और बोलेंगे देयर इज मनी। थोड़ा पैसा है, देयर इज सम मनी। बहुत सारा पैसा है, देयर इज मच मनी। सो काफी पैसा है तो देयर इज इनफ मनी। तो हम इस तरह से अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए लेट्स, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर मैं आगे लेके चलता हूं आपको। तो हम क्या सीख रहे थे, हम सीख रहे थे देयर। देयर के साथ में इज एंड आर। अच्छा, देयर के साथ में इज और आर क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट में हम लोग है की ही बात करते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, मैं कहूं कि एक मकान है, एक मकान है, तो मैं इस सेंटेंस बोलूंगा देयर इज ए होम। अगर मैं इसी बात को बोलूं मकान नहीं है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं इज के साथ में ही नो लगा दूंगा और मैं बोलूंगा देयर इज नो होम। अच्छा, जिन लोगों के पास में घर नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, मान लीजिए मैं कहूं मेरे पास घर नहीं है,
तो सिंपली हम लोग क्या बोल देते हैं, आई हैव नो होम, आई हैव नो होम। लेकिन आप इसको सिंपली एक वर्ड और भी बोल सकते हैं, आई एम होमलेस, आई एम होमलेस। लेस एक सफिक्स है जो होम में जुड़ जाता है। लेस का मतलब ही होता है जब आप उसको किसी चीज में यूज करते हैं, इट मीन्स दैट यू आर रिड्यूसिंग दैट थिंग फ्रॉम दैट थिंग, आप उस चीज को उसमें से हटा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति है वो आपकी बहुत केयर करता है, लेकिन उसी का एक छोटा भाई है वो उसकी केयर नहीं करता है, इट मीन्स वो क्या हो गया, वो केयरलेस हो गया। ठीक है, अगर उसके पास जॉब नहीं है तो वो जॉबलेस हो गया, अगर उसके पास तहजीब नहीं है तो वो सेंसलेस हो गया, अगर उसके पास माइंड नहीं है तो बोलेगा माइंडलेस हो गया है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो मनीलेस हो गया, अगर मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है तो मैं वर्डलेस हो गया, मैं स्पीचलेस हो गया। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, तो आई एम स्पीचलेस। ठीक है, अब जब मान लीजिए आप किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं या आप मजबूर हो गए हैं तो उसमें क्या बोलते हैं आप, हेल्पलेस। जैसे कि मैं मजबूर हूं तो आई एम हेल्पलेस। अगर कोई व्यक्ति है, अब जैसे आप लोग गांव में भी देखते होंगे, हालांकि किसी को इंग्लिश नहीं भी आती तो वो भी क्या कहता है, मैं होपलेस हो गया। क्या हो गया, मैं होपलेस हो गया। लेकिन होपलेस होता क्या है वाकई में, भाई होप मीन्स होता है आशा या उम्मीद। होप मीन्स क्या होता है, आशा या उम्मीद। अब इसी में आप लोग क्या लगा देंगे, आप लोग लेस का यूज कर देंगे। तो होपलेस मतलब यानी कि उम्मीद नहीं कर रहा वो किसी चीज की, उसके पास में उम्मीद नहीं है, उसके पास में कोई भी। ठीक है, तो इस तरह से हम लेस को किसी वर्ड में जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि मेरा 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 सूट है तो मैं बोलूं कि इसमें बटन नहीं है तो ये बटन लेस है, स्लीवलेस है। आपकी शर्ट पहनते होंगे, कभी टी शर्ट पहनते होंगे तो हाफ स्लीव में आ जाता है, तो यहाँ पे स्लीव नहीं है और यहाँ से स्लीव निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, वो स्लीवलेस बन जाएगा। कॉलर नहीं है तो क्या बन जाएगा, वो कॉलरलेस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी चीजें समझ में आती हैं। चलिए, सो हमने बनाया देयर इज ए होम, देयर इज नो होम, देयर इज ए क्वेश्चन, देयर इज ए क्वेश्चन। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मीन्स हुआ एक सवाल है, एक सवाल है, देयर इज ए क्वेश्चन। सवाल नहीं है तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो क्वेश्चन। सवाल नहीं है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैं बोलूंगा देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। डॉक्टर नहीं है, देयर इज नो डॉक्टर। अगर मैं बोलूं कि कमरा खाली नहीं है तो देयर इज नो एम्प्टी रूम। अगर मैं बोलूं कि चार्जिंग नहीं है तो देयर इज नो चार्जिंग, रिचार्ज नहीं है तो देयर इज नो रिचार्ज। सो सेम थिंग वी कैन अप्लाई हियर। तो ये बात रही हमारी देयर के साथ में इज को यूज करने की। अब वही चीजें हम देयर आर के साथ में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे अगर एक से ज्यादा चीजें हो जाए तो हम यूज करेंगे देयर आर। जैसे कि मैं कहूं कि महीने में, एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, देयर, एक से ज्यादा दिन है तो देयर आर, कितने दिन है 30, बोलो देयर आर 30 डेज इन ए मंथ, देयर आर 30 डेज इन ए मंथ। हालांकि हम ऐसे लिख रहे हैं, हमें ऐसा लिखना चाहिए देयर आर 30 डेज इन ए मंथ। जब भी आप कोई इंग्लिश में कोई चीज लिखने जा रहे हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे तो और भी ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हम नंबर्स में जब लिखना शुरू करते हैं, इंग्लिश में केवल हम नंबर्स डालेंगे तो मैथ्स में क्या डालेंगे हम, इंग्लिश, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम आगे वाले सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो बोलूंगा देयर से बनाएंगे सेंटेंस को, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। ओके, अगर मैं बोलूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं तो हम बोलेंगे देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, हिंदी लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, तो देयर आर 52 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश
लैंग्वेज। अगर मैं अपने गांव की, अपने शहर की बात करने लग जाऊं तो मैं उसे भी देर से यूज बता सकता हूँ। जैसे मैं बोल सकता हूँ देयर इज अ पुलिस स्टेशन in my city and there are many temples in my city, there are 5 hospitals in my city and there is a railway station in my city, there are many malls in my city, there are many shops in my city, there is a big market in my city and जो चीज़ें नहीं है हम बता सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि there is no historical place in my city and देयर इज नो रिवर इन माय सिटी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम बता सकते हैं ये चीजें इतनी, ये चीजें इतनी है, इस तरह से हम लोग काउंट करके जोड़ सकते हैं। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो एक चीज के बारे में बात बताएंगे और जब एक से ज्यादा की चीज के बारे में बात करेंगे तो आर का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इन, ऑन एंड विद। आप कैसे यूज करते हैं? देखिए, जैसे कि ऑन का यूज करना हो, एट का यूज करना हो, हालांकि दोनों का मतलब जो होता है वो पर ही होता है, ठीक है, लेकिन जब पर्टिकुलर जगह हो वहां पर किसी चीज को रखने के लिए तो हम लोग ऑन का यूज करते हैं, बट जब पर्टिकुलर कोई जगह नहीं होती है तो हम लोग एट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं खिड़की पर हूँ, अब खिड़की पर तो हम चढ़ नहीं सकते, इट मीन्स हम लोग दैट का यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी एट का यूज करेंगे। अगर मैं बोलूँ टेबल पर बोतल लगी है, टेबल पर, यानी इसके ऊपर इसका मतलब जगह है, तो हम लोग ऑन का यूज करेंगे। इन मीन्स क्या होता है? इन मीन्स होता है में, और इनटू क्या होता है? इनटू मीन्स होता है के अंदर, या इसको भी हम लोग में बता देते हैं। लेकिन दोनों फर्क क्या है? देखिए, जब हम ऑलरेडी कहें कि उसमें वो चीज है तो हम लोग इन का यूज करते हैं, लेकिन जब कोई चीज गति करके ऑलरेडी जा रही है उसमें तो हम लोग इनटू का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम जंपिंग इनटू द रिवर, मैं कहां कूद रहा हूं? मैं नदी में कूद रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं नदी में नहा रहा हूं तो आई एम बाथिंग इन द रिवर, क्योंकि मैं नदी में ऑलरेडी जा चुका हूं। तो जब मैं मूवमेंट करके जाता हूं किसी नदी के अंदर, इट मीन्स मैं इनटू करके जा रहा हूं कि इसमें मैं जो नदी में जा रहा हूं, अगर मैं ऑलरेडी वहां पर हूं तो मैं इन का यूज करूंगा, ठीक है। चलिए, अब मैं कहूं कि ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। जैसे कि मैं कहूं कि मेरी शर्ट का बटन, तो मैं कैसे बोलूंगा? द बटन ऑफ माई शर्ट, द बटन ऑफ माई शर्ट, यानी कि मेरी शर्ट का बटन, ठीक है। चलिए, अब मैं बताता हूं आपको सबसे पहले कि जो हम लोग इज, आर, एम यूज करते हैं किसी चीज में, जिस तरह से मैं शॉर्ट में ले लेता हूं, फिलहाल मैंने एम तो उसमें यूज नहीं किया है क्योंकि देयर में एम का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार को समझाने के लिए आपसे कह देता हूँ। ये जो इज, एम, आर वगैरह होते हैं, ये होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है, यानी कि उस सेंटेंस में वो हेल्प कर देना कि हमें इस सेंटेंस ये पहचानने में आ जाए कि वो टेंस किस टेंस में बनने जा रहा है। मान लीजिए मुझे नहीं पता प्रेजेंट में बन रहा है, पास्ट में बन रहा है, तो मैं कैसे पहचानूंगा कहां से बनेगा? तो ये आप हेल्पिंग वर्ब से ही पहचानेंगे। अच्छा, ये दिखती कहां है? देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा दिखाई देती है वो हमेशा सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट के इधर आपको मिलेगी या फिर सब्जेक्ट के इधर आपको मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब और कहीं नहीं लगाई जाती है, दो ही जगह मिलती है, या तो इधर लगा सकते हैं आप सब्जेक्ट के, या फिर सब्जेक्ट के इधर लगा सकते हैं। सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं? जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी नेम। सो इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और इनके बाद में ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है या स्टार्टिंग में यूज किया जाता है। अच्छा ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब लगी तो वो तो टेंस बन ही रहा है।
ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग में आने लग जाए तो इसका मतलब वो क्वेश्चन बनने लग गया है। क्या बनने लग गया है? वो क्वेश्चन बनने लग जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, तो आई क्या है इसमें? आई है एक सब्जेक्ट, और एम क्या है इसमें? एम है एक हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं इस हेल्पिंग वर्ब को इधर लेके आऊं तो मैं बोलूंगा एम आई, जैसे मैं बोल सकता हूं एम आई राइट, क्या मैं सही कह रहा हूं? तो देखिए, अगर ये चीजें पहले आ जाए तो इसका मतलब क्वेश्चन हो जाता है, अगर ये चीजें बाद में आ जाए तो इसका मतलब आंसर होने लग जाता है। ठीक है, अब बहुत महत्वपूर्ण बात सीखने वाली ये है कि हम नॉट कहाँ यूज करें। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हम नॉट कहाँ लगाएं। कोई बच्चा आई के बाद में नॉट लगा देगा, कोई हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाता ही है, कोई वर्ग के बाद में भी नॉट लगा देगा, यानी कि अपना एक सिस्टम नहीं बनाते कि हाँ यहाँ पर नॉट आना ही आना है। तो चलिए समझते हैं कि नॉट को वाकई में कहाँ लगाया जाता है, नॉट कैसे मिलता है हमें। आपको कहीं भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे, हेल्पिंग वर्ब में ही हमेशा नॉट को जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों जोड़ा जाता है उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर मैंने सेंटेंस लिखा आई एम राइट, आई एम बिजी, आई एम लेट, मान लीजिए मैं इस तरह से कोई सेंटेंस बना रहा हूं, अब मुझे इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, आई तो अपने आप में खुद एक अपना एक पर्टिकुलर वर्ड है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो मैं इसमें नोट लगाऊंगा तो बहुत बेकार सा लगेगा। अच्छा, राइट में भी नोट नहीं लगा सकता मैं, क्यों लगा? तो वर्ड ही चेंज हो जाएगा, उसका मतलब क्या होगा? सही है, मैं बिजी में नहीं लगा सकता, मैं लेट में भी नहीं लगा सकता। इसका मतलब हमारे पास में क्या चीज, क्या वर्ड बनता है? एक एम। तो मैं किस में लगा दूंगा? नॉट, एम में। तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट बिजी, यानी कि मैं बिजी नहीं हूं। इस तरह से हम इसको समझते हैं नॉट को। तो इस दुनिया में जो भी टेंस बनता है वो टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आपको जोड़नी पड़े किसी सेंटेंस में तो आपका यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट को यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लेट्स गो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इज एम आर देयर में कैसे यूज करना चाह रहा हूं, कैसे आपको बताना चाह रहा हूं। चलिए एक सेंटेंस समझते हैं। जैसे हम कहें कि एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, तो मैं बड़े इजी तरीके से बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं किसी चीज का होना बता रहा हूँ, तो मैं देयर से यूज करूंगा और बोलूंगा देयर इज ए प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मैं इसका क्वेश्चन बनाना चाहूं कि क्या कोई प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगा? मैं हेल्पिंग वर्ब को ही स्टार्टिंग में ले आऊंगा और मैं बोलूंगा इज देयर एनी प्रॉब्लम। इसका हाँ या ना में जवाब देना हो तो हम यस भी कह सकते हैं, यस देयर इज ए बिग प्रॉब्लम, यस देयर इज ए बिग प्रॉब्लम। और अगर नहीं है तो मैं कह सकता हूं नो देयर इज नो प्रॉब्लम। ये आपका यूज ऑफ देयर। चलिए अब समझते हैं हम लोग हाउ मैनी, हाउ मच। हाउ मैनी मीन्स कितने, हाउ मच मीन्स कितना। जब काउंटेबल चीजें होती हैं तो हाउ मैनी का यूज करते हैं, यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और जिन्हें हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, वेट कर सकते हैं, उनको हम लोग हाउ मच में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? कितने यानी गिन सकते हैं, तो यानी कि पहले लिखेंगे हम हाउ मैनी। क्या है? मेंबर्स। सेंटेंस किससे बनाते हैं? इज एम आर को पहले लाके। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, कहां पर है? इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, इन योर फैमिली की जगह निकाल देंगे और देयर और मेंबर्स को निकाल देंगे, कोई भी सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, तो हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक साल में कितने महीने होते हैं,
तो हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन 1 ईयर, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, तो हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन ए डे, तो कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो बोलेंगे देयर आर 24 आवर्स इन ए डे। अगर हम बात करें हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन योर नेम, तो आपकी जो नेम में जो अल्फाबेट्स बन जाते हैं वो उनको लेटर्स बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन योर नेम। तो मैं मेरे नाम में अगर मैं दुख देखूं तो मैं बोलूंगा भाई देयर आर 6 लेटर्स इन माय नेम, 5 लेटर्स इन माय नेम, देयर आर 7 लेटर्स इन माय नेम। किसी का लॉन्ग नाम हो तो देयर आर 10 लेटर्स इन माय नेम। अब जैसे विपिन है, अगर मैं अपना ही नाम लिख दूं और मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे नाम में कितने लेटर्स हैं, तो आप मुझे बताएंगे देयर आर 5 लेटर्स इन योर नेम, आपके नाम में 5 लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे और आंसर आप देयर इन से और आर से बनाएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरे वीडियो, तो आप प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आप प्लीज शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग शेयर करते रहेंगे, आप लोगों को प्यार मिलता रहेगा, तो मैं शायद मुझे आगे काम करने के लिए भी इंकरेजमेंट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, धन्यवाद।